सुप्रभात बच्चों, हम लोग देख रहे हैं मादा जनन तंत्र और इस कड़ी में हम लोग पिछले क्लास में प्राथमिक जनन अंग अंडाशय का अध्ययन किए, उसकी रचना और कार्य का अध्ययन किए। आज हम लोग दूसरे जनन अंग की चर्चा करेंगे जो सेकेंडरी ऑर्गन है। यह सहायता करती है मादा जनन को क्रियान्वित होने में। अकॉर्डिंग टू दिस फिगर आप देख सकते हैं कि ये अंडाशय का पोर्शन है, ये अंडाशय का पोर्शन है और इसके ठीक ऊपर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। चूंकि मादा इकाइयों में दो अंडाशय होते हैं, इसलिए उसके ऊपर दोनों तरफ, और ये गर्भाशय का पोर्शन है तो गर्भाशय के ऊपर और अंडाशय के बगल से ऊपर की ओर जो ये नली नुमा रचना है, ये अंडवाहिनी है, जिसको फैलोपियन नलिका भी कहा जाता है। अब हम लोग इसको देखेंगे कि इसकी भूमिका क्या है। सबसे पहले यह क्यों महत्वपूर्ण है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अंडाशय से मादा युग्मक के रूप में अंडाणु की उत्पत्ति होती है। अब इस अंडाणु को, इसमें अंगुली नुमा झालर पाए जाते हैं, अंगुली नुमा रचनाएं पाई जाती है, जिसको फिम्बरी कहते हैं। इस फिम्बरी के द्वारा इस अंडाणु को ग्रैब्स कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है और इसको फैलोपियन नलिका में भेज दिया जाता है। फैलोपियन नलिका में ये अंडाणु प्रवेश कर जाती है। फैलोपियन नलिका की जो स्ट्रक्चर है वो लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और उसके भीतरी लेयर जो है वो संकुचनशील होते हैं, अर्थात उसमें संकुचन होने की कैपेसिटी होती है और साथ ही साथ उसके आंतरिक सतह पर सीलिया, मतलब छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं सीलिया के रूप में। यह सीलिया अंडवाहिनी में या फैलोपियन नलिका में जो अंडाणु जाते हैं उसको मोमेंट, उसको गतिशीलता प्रदान करने में अपनी भूमिका निभाती है। इस प्रकार ये अंडाणु जो अंडाशय से मुक्त हुई है, जो मादा युग्मक है, फिम्बरी की मदद से पकड़ ली जाती है और अंडवाहिनी में पहुंचा दी जाती है। अंडवाहिनी ही वह महत्वपूर्ण जगह है जहां नर युग्मक के साथ मादा युग्मक का संलयन होता है, अर्थात निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि क्या हर अंडाणु का निषेचन होता है? जवाब होगा नहीं। निषेचन तब होगा जब मादा युग्मक को, अर्थात अंडाणु को नर युग्मक, ये योनि का पोर्शन है, गर्भाशय का ग्रीवा है, सर्विक्स है, जो अंत आगे चलकर योनि से जुड़ी होती है, इसके माध्यम से जो नर युग्मक अर्थात शुक्राणु अंदर जाते हैं, ये शुक्राणु मूवमेंट करते हैं अंडवाहिनी की ओर और जब दोनों, एक नर युग्मक शुक्राणु और ये अंडाणु दोनों आपस में मिलते हैं, तब निषेचन की क्रिया होती है और यह घटना अंडवाहिनी में होती है। इस प्रकार अंडवाहिनी मादा जनन तंत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसको भाषा के रूप में यदि हम देखना चाहें, लिखना चाहें, तो इसको यूं लिख सकते हैं कि अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका मादा जनन तंत्र की दूसरी महत्वपूर्ण अंग है, जो दोनों अंडाशय के ऊपरी भाग से शुरू होकर गर्भाशय के ऊपरी भाग में दोनों तरफ लगी रहती है। दोनों अंडवाहिनियों के शीर्ष भाग अंगुलियों की तरह रचनाएं पाई जाती हैं, जिसे फिम्बरी कहा जाता है। यह फिम्बरी
अंडाशय से विमुक्त होने वाले अंडाणु को ग्रहण कर अंडवाहिनी की गुहा में पहुंचाते हैं। यह लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी मांसल दीवार वाली संकुचनशील नलिका होती है, जिसके भीतरी सतह पर सीलिया पाई जाती है, जो अंडाणु को आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करती है। अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका संपूर्ण जनन प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इसी नलिका में नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का संलयन अर्थात निषेचन होता है। अब हम समझ सकते हैं कि अंडवाहिनी की क्या भूमिका हुई। अब इसके आगे दूसरा जनन अंग गर्भाशय। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि मादा जनन तंत्र में प्राथमिक जनन अंग अंडाशय के साथ और भी बहुत सारे अंग होते हैं। उनमें अभी आपने अंडवाहिनी को देखा। अब ये तीसरी महत्वपूर्ण अंग है मादा जनन तंत्र में, जिसको हम गर्भाशय के नाम से जानते हैं। यह गर्भाशय आप इस फिगर में देख सकते हैं, दोनों तरफ ये अंडवाहिनी और ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन आप गर्भाशय के रूप में समझ सकते हैं। ये गर्भाशय का हिस्सा है, ये गर्भाशय। आप इस फिगर में यह भी देख सकते हैं कि इसका ऊपरी भाग अपेक्षाकृत चौड़ा है, जबकि यह धीरे धीरे नीचे की ओर संकरा होते जा रहा है। इस भाग को हम ग्रीवा या सर्विक्स कहते हैं, जबकि यह भाग मुख्य रूप से इसका मेन बॉडी या मुख्य काय कहलाता है। इसका इंपॉर्टेंस जनन प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो भी संतति हम मनुष्य के रूप में देख रहे हैं या देखेंगे, सारे के सारे संततियों की उत्पत्ति इसी गर्भाशय से हुई है। उनका विकास माँ के गर्भ में इसी गर्भाशय के अंदर हुआ है। जैसा कि मैं पहले भी बताया हूँ कि अंडाशय से अंडाणु की विमुक्ति हुई अंडोत्सर्ग द्वारा, फिर फिम्बरी द्वारा उसको ग्रैप्स किया गया, पकड़ा गया और उसको फैलोपियन नलिका में लाया गया। अब यहाँ के बाद वो गर्भाशय का काम शुरू होता है। तो यहाँ जो अंडाणु आए, इसके दो संभावनाएं, जैसा कि मैं पहले भी बताया हूँ कि यह यदि निषेचित हो गए, और करेंगे जैसा कि मैं पहले बताया कि नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाएंगे तो निषेचन होगी। तो निषेचन यदि हो गए तो ऐसी स्थिति में निषेचित अंडाणु या युग्मनज इस गर्भाशय के आंतरिक स्तर, अंतः स्तर, जिसको एंड्रोमेट्रियम कहा जाता है, इसमें आकर एडजस्ट कर जाती है, उसमें आकर संलग्न हो जाती है, अध्यारोपित हो जाती है और वहाँ संपूर्ण गर्भावस्था में संपूर्ण काल तक वहाँ रहते हुए अपना विकास करती है। दूसरी संभावना, अगर ये निषेचित हो गई तो, अगर निषेचित नहीं हुई, वैसी स्थिति में यह अंडाणु जिसको नर युग्मक से मुलाकात नहीं हुई, जिसको नर युग्मक नहीं मिला, वो धीरे धीरे गर्भाशय की ओर बढ़ेगी और गर्भाशय के अंतः झिल्ली या एंड्रोमेट्रियम को साथ में लेते हुए और स्वयं विनष्ट होकर शरीर से बाहर निकल जाएगी, जो मासिक चक्र होगा। इस प्रकार यह गर्भाशय बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम इसकी रचना के बारे में अगर देखें तो मोटे तौर पर यह लंबाई, चौड़ाई और मोटाई के दृष्टिकोण से 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर के आसपास लगभग, ये सारे मेजरमेंट लगभग में है, की रचना वाली एक थैली नुमा रचना है। अब आप
आप जरा गौर करें, इसके रचना में इलास्टिसिटी, इसमें बेहद संकुचनशीलता पाई जाती है और यह दीवार जो है वो पूरी तरह मांसल होती है, ताकि गर्भ में विकास की जो अवधारणा है, विकास की जो प्रक्रिया है, वह बिना किसी बाधा के संपूर्णता को प्राप्त कर सके। यही गर्भाशय के अंतःझिल्ली से गर्भ आरंभिक तौर पर विकसित होने के लिए अपरा का फॉर्मेशन करते हैं, प्लासेंटा बनती है और उस प्लासेंटा के माध्यम से गर्भस्थ शिशु को पोषण की प्राप्ति होती है। यदि हम गर्भाशय को भाषा का रूप देना चाहें तो हम यूं कह सकते हैं कि यह मादा जनन तंत्र की एक विशिष्ट जनन अंग है, क्योंकि जन्म से पहले कोई भी मानव संतति इसी में गर्भ के रूप में विकसित होते हैं। यह मूत्राशय और मलाशय के बीच श्रोणी गुहा में स्थित एक थैली नुमा पेशी रचना होती है। इसकी लंबाई लगभग 7 से 7.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई लगभग 5 सेंटीमीटर तथा मोटाई लगभग 3.5 सेंटीमीटर होती है। इसका ऊपरी भाग अपेक्षाकृत चौड़ा होता है, जिसे मुख्य काय या मुख्य भाग कहते हैं, जबकि निचला भाग संकरा होता है, जिसे ग्रीवा कहा जाता है, सर्विक्स कहा जाता है। इसकी भित्ति मोटी एवं पेशीय होती है। इसका आंतरिक स्तर म्यूकोसा या एंड्रोमेट्रियम कहलाता है। निषेचन होने की स्थिति में निषेचित अंडाणु या जुग्मनज इसी आंतरिक स्तर में अंतः स्थापित होते हैं और निषेचन नहीं होने की स्थिति में अंडाणु विनष्ट होकर गर्भाशय के इसी एंड्रोमेट्रियम स्तर के साथ रक्त के रूप में शरीर से बाहर हो जाती है, जिसे मासिक चक्र कहा जाता है। गर्भाशय की ग्रीवा सर्विक्स जो है वो नीचे की ओर योनि से लगती है, योनि से जुड़ती है। अब जो सारी की सारी व्यवस्था बताई जा रही है जनन के लिए, लैंगिक जनन में निषेचन, तो निषेचन के लिए आपको पता है कि नर युग्मक। अब इस मादा जनन तंत्र में नर युग्मक का आगमन एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। आपको बताया गया है कि गर्भाशय का जो ये ग्रीवा वाला पोर्शन है वह आगे चलकर योनि से जुड़ती है और योनि ही वह प्रवेश द्वार है जिससे नर जनन अंग शिश्न के माध्यम से शुक्राणु स्खलित होते हैं और आगे की प्रक्रिया होती है। अगले क्लास में हम आपको योनि सहित अन्य बाह्य अंगों की चर्चा करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप इसको गंभीरता से पढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।